Welcome, dear students. Today's lecture is based on Newtonian mechanics. So basically, we have to study the Newton's laws of motion. Then we have to study equation of motion. Then we have to apply that equation of motion to mechanics of a single particle. We have to see what is the equation of a charged particle in electromagnetic field, then mechanics of many particles. But before that, we have to learn some basic concepts like Newtonian mechanics में object हम किसे कहते हैं, frame of reference किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, स्पेस क्या है, स्पेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, टाइम किसे कहते हैं, इवेंट किसे कहते हैं, ऑब्जर्वर किसे कहते हैं. कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर है तो उसके देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. किस सिचुएशन में हमें कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना पड़ेगा, तो ये चीजें हम आज सीखेंगे. तो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज द मैकेनिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the motion of physical bodies. जिन physical bodies पे हम force या torque apply करें. force और torque जो है इनको collectively हम load कहते हैं mechanics में. They are collectively called loads. जिस तरह fluid is a collective name for liquids and gases, तो इसी तरह मैकेनिक्स में आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें, टॉर्क अप्लाई करें, तो मैकेनिक्स में कहा जाता है यू आर अप्लाइंग लोड. अच्छा, ये लोड अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट्स की डिस्प्लेसमेंट होती है, तो वो डिस्प्लेसमेंट भी स्टडी करनी है, और एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है, तो ये सारी चीजें हमें मैकेनिक्स में पढ़नी है. तो इसमें पहली बात हमने जो इसमें हमने टर्म यूज की फिजिकल बॉडीज. तो मैकेनिक्स में बॉडी किसको कहा जाता है? इन मैकेनिक्स वी डिफाइन बॉडी एज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स जिनके मास हैं. सो बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स हैव मासेस. लेकिन ये जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ सिंगल एंटिटी. उनको हम इंडिविजुअली नहीं मानते हैं. वी ट्रीट दैट कलेक्शन एज अ सिंगल एंटिटी. तो उसकी एक एग्जांपल है क्रिकेट बॉल. क्रिकेट बॉल के अंदर एक कॉर्क स्फीयर होता है, उसके ऊपर सुतली का धागा उस पे लगाया जाता है, उसके ऊपर फिर लेदर कोटिंग जो कि आपको इस इमेज में दिख रही है, लेदर कोटिंग के ऊपर पॉलिश पेंट किया जाता है और फिर इसमें धागा डाल के उसको सिया जाता है. सो देयर आर सो अ क्रिकेट बॉल इज मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स, मेनी थिंग्स, एंड ऑल दोज थिंग्स हैव masses. But we treat this ball as a single entity. We call it a single cricket ball. एक ही बॉल है ये. तो this is how we define body in physics. It's a collection of many things, many particles. Those particles have masses, but this collection can be treated as a single entity. अच्छा, फिर एक और कॉन्सेप्ट है मैकेनिक्स में, पॉइंट मास, या इसको आप पॉइंट लाइक बॉडी कहें, पॉइंट बॉडी कहें, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहें, या पार्टिकल कहें. तो व्हाट इज पॉइंट मास इन मैकेनिक्स? तो इट्स अ फिजिकल बॉडी व्हिच इज मैथमेटिकली अ पॉइंट इन द ज्योमेट्रिकल सेंस and has got some mass. Point mass is a physical body जिसका mass तो है लेकिन इसका size नहीं है. It is only a point in geometry. Point means this is a point. ना इसकी length है,
ना इसकी ब्रेड्थ है और ना इसका तीसरा डायमेंशन हाइट या डेप्थ है। सो इट डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। मास तो है लेकिन इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसका कोई शेप नहीं है, इसका कोई साइज नहीं है। इट डज नॉट हैव लेंथ, इट डज नॉट हैव ब्रेड्थ, इट डज नॉट हैव द थर्ड डायमेंशन हाइट। So a point mass has mass, but that mass is concentrated at a single point. So obviously it is a mathematical approximation, because in reality आप जो भी physical bodies देखते हैं, they have got size, they have got shape, they have got structure, they have got all the three dimensions: length, breadth and height. So that means the point mass और point object का जो concept है, it is a mathematical approximation. एक पॉइंट मास को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज तो असाइन कर सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज असाइन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट असाइन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, मतलब हम इसको लेंथ असाइन नहीं कर सकते, हम इसको ब्रेड्थ असाइन नहीं कर सकते, हम इसको हाइट असाइन नहीं कर सकते, हम इसको एरिया असाइन नहीं कर सकते, हम इसको वॉल्यूम असाइन नहीं कर सकते। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज असाइन कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मास आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चार्ज आएगा। तो ये चीजें हम असाइन कर सकते हैं, लेकिन geometrical properties we cannot assign to a point mass. But then the question is कि हम extended bodies को, extended body means which has its shape, which has its size, which has length, which has breadth, which occupy space, like cricket ball, like a fan, like a car, like a human, like a rocket, जिनकी मैकेनिक्स हमने पढ़नी है। तो ये सारी की सारी तो हैं एक्सटेंडेड बॉडीज, इनका तो शेप साइज है, तो इनको हम पॉइंट मास कब ट्रीट कर सकते हैं? Well, we have got three cases. There are three situations in which we can treat an extended body as a point mass. Situation number one, हम जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं अगर वो हमसे काफी दूर है, नॉर्थ स्टार, एक स्टार है जो हमेशा नॉर्थ पोल के ऊपर दिखाई देता है, तो दैट इज वेरी वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट मास। तो पहला केस तो ये है कि जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अगर वो हमसे काफी दूरी पे हो, at infinite distance from us, then we can treat any finite size, any extended body as a point object or a particle. तो पहली सिचुएशन तो ये हुई। लेकिन अब अगर जिस चीज की मैकेनिक्स हमने स्टडी करनी है वो हमसे काफी दूरी पे नहीं है, वो बहुत नजदीक है, तो कैन वी स्टिल ट्रीट एक्सटेंडेड बॉडी एज अ पॉइंट मास? यस, लेकिन कुछ शर्त है। सिचुएशन नंबर टू, अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, दिस इज अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एंड ये बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि ये बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है यूजिंग इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी जो फोर्स ये अप्लाई कर रहा है that force is proportional to 1 by r square, where r is the separation, center to center जो separation है that is r. So ये एक बॉडी है which is extended body, this is a body which is small size body, point object body. इनके बीच जो फोर्स है अगर वो फोर्स इनवर्स स्क्वायर है और
इनवर्स स्क्वायर की दो अच्छी एग्जांपल्स हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो एफ ग्रेविटेशनल, और इसी तरह एफ इलेक्ट्रिकल। both forces are inverse square and inverse square forces are very important in physics. तो दो बॉडीज के दरमियान इंटरेक्शन है, फोर्सेस हैं, और वो फोर्सेस, वो फील्ड्स जो हैं, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज इनवर्स स्क्वायर। तो तब हम इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स है या जो इंटरेक्शन है, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज इफ, जैसे कि ये एक्सटेंडेड बॉडी का साइज है ही नहीं। अगर इसके पास मास है तो एज इफ इसका सारा मास यहां इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है, या इसी तरह अगर इसके पास चार्ज है तो एज इफ वो सारा का सारा चार्ज यहां इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है, और जैसे कि इसका अपना स्ट्रक्चर है ही नहीं। बट दिस इज पॉसिबल ओनली अगर हमारे पास जो बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी, दैट शुड बी स्फेरिकल। चाहे दोनों बॉडी स्फेरिकल हो, डजंट मैटर, या दो में से एक बॉडी स्फेरिकल हो। एक तो शर्त ये होनी चाहिए है कि बोथ बॉडीज शुड बी स्फेरिकल, एंड नंबर टू, जो उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, दैट शुड बी इनवर्स स्क्वायर। तो ये एक सिचुएशन है। तो इसकी एक अच्छी एग्जांपल है न्यूटोनियन ग्रेविटेशन एंड क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो एक स्फेरिकल बॉडी के बाहर अगर हम किसी पॉइंट पे इसका फोर्स देखना चाहें या इसका फील्ड देखना चाहें, दैट इज वेरी मच इक्वल अगर उसका वो सारा मास या उसका वो सारा चार्ज हम उठा के इसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर दें। तो when can we treat extended body as a point mass? पहली सिचुएशन, if the object is at very far distance from us. दूसरी सिचुएशन ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है, they are at finite distance, but the objects have got spherical shape, और जो उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, फिर चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्शन का हो, डजंट मैटर, बट द फोर्स शुड वेरी एज इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इन दैट केस आल्सो वी कैन ट्रीट द एक्सटेंडेड बॉडीज एज पॉइंट मासेस। तीसरी सिचुएशन ये है कि जो ये बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करे, अगर वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो as compared to size of the body. If size of the body is negligible as compared to the other lengths involved, then also we can treat the object as point object. इसकी एक मिसाल है कि जब हम अर्थ की मोशन कंसिडर करें अराउंड सन, नाउ अर्थ हैज गॉट वेरी लार्ज साइज, इसका जो डायामीटर है दैट इज 10 raised to power 7 मीटर। दिस इज द डायामीटर ऑफ अर्थ तकरीबन। लेकिन जब ये अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो एक तो सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस ही है 10 raised to power 11 मीटर, विच इज 10,000 times greater than the diameter। उसके बाद जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू साइज ऑफ द अर्थ। सो इन दैट केस, when we consider motion of earth around sun, then we can treat earth as point mass। लेकिन जब हम एक सैटेलाइट की मोशन कंसीडर करें विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, उस वक्त अर्थ का साइज हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उस वक्त हम सैटेलाइट को पॉइंट मास मान सकते हैं। तो सिचुएशन नंबर 3 इज कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है कि दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स साइज, देन वी कैन ट्रीट
द ऑब्जेक्ट एज पॉइंट मास। तो उसकी एग्जांपल है कि एक एयरप्लेन, इसका साइज तो अच्छा खासा होता है, इट कैन ऑक्यूपाई एट लीस्ट सम 90 पैसेंजर्स, लेकिन जब ये फ्लाई करेगा फ्रॉम श्रीनगर एयरपोर्ट टू दिल्ली एयरपोर्ट, so then we can treat this airplane as point object. तो these are the three situations जिसमें हम एक extended body को point object या point mass treat कर सकते हैं. Next is the frame of reference. एक physical body की position हमने locate करनी है 3-dimensional space में, तो हम एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेंगे जिसको हम इन जनरल फिर बाद में ओरिजिन कहेंगे. दिस इज ओरिजिन. तो एक तो ये विद विच वी विल रेफर पोजीशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, और स्पेस में जो सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जो टर्म यूज हुई है स्पेशल, SPATIAL, it is the adjective of space. स्पेस, तो रिलेटेड टू स्पेस. तो स्पेस में जो भी पॉइंट्स हैं, एक तो वो बॉडी जिसके रिलेटेड हम हर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन रिलेट करेंगे, और जो स्पेस में जो पॉइंट्स हैं लाइक दिस, तो इनको मिला के हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिलता है. So the set of all the special points and the body, कौन सी body, relative to which the position of those special points is determined. तो इसको हम frame of reference कहते हैं. तो अगर frame of reference given है, तो हमारा जो point mass जिस special point के साथ coincide करे, that will be its position. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बनाएं कैसे? एक तो हमें एक एब्स्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए और हमें सेट ऑफ स्पेशल पॉइंट्स चाहिए. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? एसेंशियल, व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नंबर 1, इट शुड बी रिजिड. रिजिड का मतलब ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडीज पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, वो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, उससे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए. एंड नंबर 2, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मस्ट बी एट रेस्ट विद द ऑब्जर्वर. इट शुड नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. अच्छा, यहां पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, इवेंट. इवेंट किसे कहते हैं? इवेंट हम कहेंगे उस चीज को जो सडनली हो. मिसाल के तौर पे हमने स्विच ऑन करके रखा था लेकिन बिजली नहीं थी, और बिजली आई, इलेक्ट्रिसिटी वाज रिज्यूम्ड और बल्ब में लाइट आ गई. सो दिस थिंग हैपेंड सडनली, इंस्टेंटली एट अ पॉइंट इन स्पेस. लेकिन इवेंट में दोनों चीजें आती हैं, पोजीशन भी और टाइम भी. यानी कि ये इवेंट जो है ये कहां हुआ, किस जगह हुआ और कब हुआ. और इवेंट के साथ हम एक और चीज डिफाइन करेंगे, ऑब्जर्वर. तो ऑब्जर्वर इज एनी पर्सन और इक्विपमेंट कि जो एक इवेंट को लोकेट कर सके कि ये कहाँ हुआ है, इसको रिकॉर्ड कर सके, इसके साथ रिलेटेड अगर कोई मेजरमेंट है तो मेजर कर सके, और फिर उस इवेंट को इंटरप्रेट कर सके इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स. तो ऐसे पर्सन को, ऐसे इक्विपमेंट को हम ऑब्जर्वर कहते हैं, विच कैन ऑब्जर्व इवेंट. नाउ कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें एक पॉइंट लेना है विच इज ओरिजिन, और उस ओरिजिन से फिर हमने पर्टिकुलर डायरेक्शंस में एक्सीज लेनी है जिनको हम कोऑर्डिनेट एक्सीज कहते हैं. तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये हमें एक ऑब्जेक्ट की या एक पॉइंट की पोजीशन लोकेट करता है इन ईदर 2-डायमेंशनल और 3-डायमेंशनल स्पेस. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है
पिछले लेक्चर्स में हमने सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ा, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ा है और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ा है। तो आज जो जिसकी मैं बात यहाँ पे करूंगा दैट विल बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, जिस स्पेस में हम रहते हैं इट इज 3 डायमेंशनल, सो दैट मीन्स के अगर 3 डायमेंशन है तो वी नीड 3 कोऑर्डिनेट्स और 3 नंबर्स। सो let us talk about Cartesian coordinate system, or we will start with 2-dimensional Cartesian coordinate system. तो सबसे पहले we will choose a point or an object with which we specify positions of all the special points. So this is here, जिसको हम कहते हैं origin. This is origin. यहीं से हम हर किसी पॉइंट की जो लोकेशन है लोकेट करेंगे। इसके बाद जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उनको हम नंबरिंग करते हैं, दैट नंबरिंग इज कॉल्ड अरिथमेटाइजेशन। मिसाल के तौर पे एक एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, और एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में एक और एक्सिस ड्रॉ करेंगे दैट इज आवर वाई एक्सिस। फिर हम इक्वल इंटरवल्स पे पॉइंट्स लोकेट करेंगे, वी विल नंबर देम 1 2 3 अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह इक्वल इंटरवल्स पे अलोंग वाई एक्सिस, सो 1 2 3 एंड सो ऑन। अब अगर हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन देखनी हो, मिसाल के तौर पे वी विल कॉल दिस ग्रीन पॉइंट पी, तो हम ओरिजिन से पॉइंट पी तक कैसे पहुंच सकते हैं, लेकिन चलना या तो अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन में या अलोंग वाई एक्सिस डायरेक्शन में। तो वी हैव टू गो 2 स्टेप्स अलोंग एक्स एक्सिस, देन वी हैव टू गो 3 स्टेप्स अलोंग वाई एक्सिस, तो हम पॉइंट पी तक पहुंचते हैं। हेंस वी से दैट इट्स लोकेशन इज 2, 3। इसी तरह अगर हमें इस रेड पॉइंट तक पहुंचना हो, विच इज, इसका हमने नाम दिया है पॉइंट क्यू, तो हमें ओरिजिन से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना है, जिसको हम एक्स प्राइम भी कहेंगे। तो वी हैव टू मूव 3 स्टेप्स along negative x axis and then 1 step along positive y axis. Hence we say the position of point Q is -3 and 1. तो इस तरह हम स्पेस में डिफरेंट स्पेशल पॉइंट्स की लोकेशन लोकेट कर सकते हैं। तो 2 डायमेंशन में हम क्या करते हैं, वी टेक 2 परपेंडिकुलर लाइंस and coordinates of a point are taken to be the signed distances to the lines. और इसमें जो हम स्पेस में पॉइंट्स को नंबर्स असाइन करते हैं, दिस प्रोसेस और दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड अरिथमेटाइजेशन। चलिए, इन 3 डायमेंशनल स्पेस हम क्या करते हैं, we take 3 mutually perpendicular planes। तो सबसे पहले तो हमने इसमें origin चूज किया, उसके बाद किसी डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रॉ की एक्सिस, दैट इज आवर एक्स एक्सिस। उसके बाद दूसरे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने एक और एक्सिस चूज की, दैट इज वाई। तो फिर z चूज करने में हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है, यूजिंग राइट हैंड कर्ल रूल और यूजिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड स्क्रू रूल, तो हमें z एक्सिस मिलेगी इन द 3rd म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एंड दिस इज द पॉइंट P जिसकी पोजीशन हमने लोकेट करनी है। सो व्हाट वी विल डू, अगर हमने देखना है कि व्हाट इज इट इज एक्स कोऑर्डिनेट, तो मैंने देखना है कि वाई जेड प्लेन कहाँ है। दिस इज द वाई जेड प्लेन, दिस इज वाई जेड प्लेन। तो मैंने देखना है कि वाई जेड प्लेन से ये पॉइंट P कितना दूर है, दिस मच, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट। इसी तरह मैंने देखना है कि व्हाट इज दिस वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए दिस परपेंडिकुलर प्लेन एक्स जेड प्लेन, दिस प्लेन,
मैंने देखना है कि इस प्लेन से कितना दूर है पॉइंट पी, सो दिस इज और दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। एंड सिमिलरली अगर मैंने इसका z कोऑर्डिनेट देखना है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है एक्स वाई प्लेन, तो मैंने देखना है कि ये एक्स वाई प्लेन से कितना दूर है। सो दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस इज द z कोऑर्डिनेट। या दूसरे तरीके से हम समझे कि व्हाट इज द पोजीशन और व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए वी विल गो सर्टेन डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, सो दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट। देन हम 90 डिग्री टर्न करेंगे एंड वी विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, सो वी ट्रेवल दिस मच डिस्टेंस अलोंग वाई, सो दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। फिर हम 90 डिग्री टर्न करेंगे एंड वी विल स्टार्ट मूविंग इन z डायरेक्शन at distance z and we reach point P. So z, small z is the z coordinate. So the position of point P is located by the three numbers x, y and z. So this is the three-dimensional Cartesian coordinate system. और हम इस origin को point P के साथ ज्वाइन करेंगे. This gives us position vector of point P and it is given by x in the direction of I cap, y in the direction of j cap and z in the direction of k cap. That is called the position vector of point P. अच्छा, उसके बाद एक वन मोर टाइप इज सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, वो भी मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं. देन वी डिफाइन द टर्म स्पेस. स्पेस इज द बाउंडलेस, लिमिटलेस, जिसका कोई लिमिट नहीं है, थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन, जिसमें सारे मटेरियल पार्टिकल्स लोकेट हैं और जिसमें सारे इवेंट्स होते हैं. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेस. स्पेस इज लिमिटलेस, बाउंडलेस, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है. इट इज बाउंडलेस एंड इट हैज एक्सपेंशन इन ऑल द थ्री डायमेंशंस, और सारे के सारे मटेरियल पार्टिकल्स इसी में लोकेट हैं और सारे के सारे इवेंट इसी में होते हैं. That is how we define space. Space is the dimensions of length, width, and depth within which all things exist and all things move. Now, what are the properties of space? ये हम न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे कर रहे हैं. हम बाद में हम देखेंगे जब हम when we shall go to the next unit, नेक्स्ट चैप्टर रिलेटिविटी, तो वहां पे हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं. फिलहाल जो प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस हैं वो हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्पेस इज थ्री डायमेंशनल. क्योंकि हर कोई ऑब्जेक्ट जो है इट ऑक्यूपाई स्पेस, इट हैज गॉट लेंथ, ब्रेड्थ और तीसरा डायमेंशन जिसको आप हाइट कहें या डेप्थ कहें. तो दैट्स व्हाई वी नीड थ्री पैरामीटर्स टू स्पेसिफाई पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसीलिए स्पेस क्या है? स्पेस इज थ्री डायमेंशनल. तो ये पहली प्रॉपर्टी है स्पेस की. अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्पेस इज थ्री डायमेंशनल. नंबर टू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्पेस इज फ्लैट, यानी कि स्पेस it possesses Euclidean flatness. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कहीं पर भी दो पॉइंट्स लें, दिस इज वन पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, तो इनके दरमियान डिस्टेंस, तो दिस इज आल्सो डिस्टेंस, दिस इज आल्सो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, but the shortest distance between the two points will be a straight line. This is what we mean by saying that space has got Euclidean flatness or the space is flat. या एक और बात हम कहेंगे, if we choose 3 points in space and we construct a triangle,
तो ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स हैं अगर उनको हम सम करेंगे तो वी विल गेट 180 डिग्री, या जिसको हम बोलेंगे पाई रेडियन। नाउ यू विल से इट इज वेरी मच ऑब्वियस, यही तो है। लेकिन अगर आप अर्थ लें, अर्थ पे एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना चाहें, दैट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी अ कर्व, एंड दैट कर्व इज कॉल्ड जियोडिस्क। सो अगर स्पेस कर्व्ड होती जस्ट लाइक द सरफेस ऑफ अर्थ, तब दो पॉइंट्स के दरमियान, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे, दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन नहीं होती बल्कि एक कर्व होती। सो दूसरी प्रॉपर्टी स्पेस की क्या है कि स्पेस इज फ्लैट, दैट मीन्स इट पोजेसेस यूक्लिडियन फ्लैटनेस। नंबर 3 प्रॉपर्टी इज दैट स्पेस इज होमोजीनियस, यानी अगर हम स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह जाएं, ये एक ही जैसी है। या इसी तरह अगर हम कोई इवेंट या कोई एक्सपेरिमेंट करें या किसी इवेंट को रिकॉर्ड करें, मेजर करें, तो इसको हम पहले मेजर करें इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। फिर हम कुछ दूरी पे दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंस्ट्रक्ट करें एस प्राइम, फिर हम उस एक्सपेरिमेंट को दोहराएं या उस एक्सपेरिमेंट के जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको रिकॉर्ड करें, यू विल गेट सेम रिजल्ट इन ईदर केस। सो स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह जाने से जो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। This implies the translational invariance. The result of an experiment is not changed due to linear displacement of the coordinate system. Now there is something what we call the Noether's theorem. Noether's theorem is कि अगर कोई भी symmetry है तो corresponding to each symmetry we have got a conservation law. तो जो स्पेस होमोजीनियस है, it implies translational invariance, and that translational invariance leads to the law of conservation of momentum. So this was third property of space, that space is homogeneous. Next property of space is that space is isotropic, यानी कि अगर आप एक पॉइंट पे खड़े रह के डायरेक्शंस में, डिफरेंट डायरेक्शंस में देखें तो हर कोई डायरेक्शन एक जैसी है। या आप एक काम करें कि आप कोई एक्सपेरिमेंट करें, सपोजिंग सम इवेंट इज ओकरिंग एट पॉइंट पी, और इसको आप रिकॉर्ड करें, या कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसके रिजल्ट्स आप देखें, तो यू विल मेजर दोज रिजल्ट्स इन फ्रेम एस। फिर जो इसके कोऑर्डिनेट एक्सीज हैं एक्स, वाई और जेड, इनको आप रोटेट करें, सो यू हैव नाउ मेड अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम बाय रोटेटिंग द ओरिजिनल फ्रेम। फिर से आप उस एक्सपेरिमेंट के रिकॉर्डिंग्स देखें, उसके रिजल्ट्स देखें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सो दैट मीन्स स्पेस इज आइसोट्रोपिक, it implies rotational invariance, कि किसी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को एंगुलरली डिस्प्लेस करें, अगर आप उसको रोटेट करें। एंड दिस रोटेशनल इनवेरियंस जो है, दिस लीड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एक प्रॉपर्टी है स्पेस इज आइसोट्रोपिक, हर कोई डायरेक्शन एक जैसी है। इट इंप्लाइज रोटेशनल इनवेरियंस, कि अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करें तो जो एक एक्सपेरिमेंट है उसके रिजल्ट्स पे असर नहीं पड़ता, एंड दिस गिव्स राइज टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
एक और प्रॉपर्टी है स्पेस की कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्पेस इज एब्सोल्यूट, यानी कि मैटर कहीं पे एग्जिस्ट हो या ना हो, किसी पॉइंट पे कोई इवेंट हो या ना हो, स्पेस वहां होती है। स्पेस एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ मैटर। That is what we mean by saying that space is absolute. लेकिन बाद में हम रिलेटिविटी में देखते हैं कि स्पेस एंड मैटर और इनसेपरेबली लिंक्ड, कि स्पेस कैसी हो दैट डिपेंड्स ऑन मैटर, और मैटर कैसे मूव करे दैट डिपेंड्स ऑन द कर्वेचर ऑफ स्पेस. That is the gist of general relativity, कि matter tells space how to curve and space tells matter how to move. टाइम, तो हम टाइम को कैसे डिफाइन करें? We define time as the duration for which a process lasts. प्रोसेस कितनी ड्यूरेशन के लिए लॉस्ट करती है, एक काम कितने ड्यूरेशन में होता है, दैट इज टाइम. या एक काम एंड हुआ, सो हियर वन प्रोसेस एंड्स, उसके कितने देर बाद दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हुई, दैट इज टाइम. मिसाल के तौर पे सनसेट, दिस हैपेंड, उसके कितनी देर बाद सनराइज हुआ, तो बीच में जो ड्यूरेशन है दैट इज टाइम. तो टाइम के दो डेफिनेशंस हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज द ड्यूरेशन फॉर विच अ प्रोसेस लास्ट्स, और इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज ड्यूरेशन बिटवीन एंड ऑफ वन प्रोसेस एंड स्टार्ट ऑफ अनदर प्रोसेस. And according to Newton, time is also absolute. यानी टाइम फ्लोज, चाहे कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता हो या नहीं करता हो, चाहे स्पेस में कोई इवेंट हो या न हो, टाइम इज फ्लोइंग. टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर एंड एनी इवेंट occurring. So according to Newton, both space is absolute as well as time is absolute. लेकिन फिर हम रिलेटिविटी में देखते हैं कि neither space is absolute nor time is absolute, both are relative. अच्छा, फॉर कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इवेंट इन अ रेफरेंस फ्रेम, एक तो हमें ये भी कहना है कि इवेंट कहाँ हुआ, तो हमें उसकी पोजीशन लोकेट करनी है. तो पोजीशन कैन बी लोकेटेड इन 3 डायमेंशंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विद x, y एंड z कोऑर्डिनेट. हमें ये भी कहना है कि ये इवेंट कब हुआ, तो हमें टाइम भी बताना है. सो वी नीड 4 कोऑर्डिनेट्स फॉर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ एन इवेंट. तो जब इन चारों को हम मिलाते हैं, जिनमें से 3 कोऑर्डिनेट तो स्पेस के हैं, एक टाइम का है, तो इनको मिला के हम कहते हैं स्पेस टाइम. So space time frame is a frame of reference with 4 coordinates. So it constitutes a 4-dimensional